नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने बात की थी सोक्रेटिस, जिन्हें हमने फादर ऑफ एथिक्स कहा। आज हम उन्हीं के स्टूडेंट दैट इज प्लेटो को देखने वाले हैं। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है आज हमें देखने को मिलेगा। इनके द्वारा बहुत सारी थ्योरीज जो दी गई हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ जस्टिस एटसेट्रा। अब ये जो थ्योरीज हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इन थ्योरीज को आपस में इंटरलिंक करूं। एंड जैसे हमने सोक्रेटिस के केस में देखा था कि हमने एक स्टोरी की फॉर्म में सोक्रेटिस को देखा था, सारे आइडियाज को जाना था, उसी तरीके से हम प्लेटो को भी एक थ्योरीज को जोड़कर एंड एक लाइन में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि एक लॉजिकल लिंकिंग वहां पर हमें देखने को मिले। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा एंड आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे इन दोनों चैनल्स पे, दैट इज इंस्टाग्राम की इस आईडी पे एंड टेलीग्राम के इस चैनल पे, बहुत सारा यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे आपके लिए भेजा जाता है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइडियाज की, फिर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, देन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बाद कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, एंड फिर हम देखेंगे आखिरी में कि प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट के रूप में क्यों पहचान दी जाती है। अब ये जो सारे आइडियाज हैं इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले लेकिन हमें बात करनी चाहिए प्लेटो के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। अब होता यह है कि प्लेटो के जितने भी काम हैं उन सभी कामों में, मोस्ट ऑफ द वर्क्स में हमें देखने को मिलता है कि प्लेटो ने खुद को एज हिमसेल्फ एड्रेस नहीं किया। इन्होंने अपने जो आइडियाज हैं उन आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए एक हीरो बनाया है, और वो हीरो इन्होंने बनाया है अपने गुरु, अपने टीचर सोक्रेटिस को। तो इनके कामों में, मोस्ट ऑफ द वर्क्स में, सोक्रेटिस जो है एज अ लीड कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात यह कि इनकी जो सबसे फेमस बुक है दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। एंड तीसरा जो पॉइंट हमें इनके बारे में जानना चाहिए वो ये कि देखिए, ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। क्यों इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिस्क्राइब एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट क्या होती है, एक पॉलिटिकल क्लास के एथिक्स कैसे होने चाहिए, पॉलिटिकल क्लास कैसी बिहेव करे, कैसी वो दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें इन्होंने डिस्क्राइब की हैं। His biggest contribution was the theory of philosopher king, जो कि आज हम कवर करेंगे eventually, and ultimately हमें ये जानना चाहिए that he is also called an idealist thinker। आइडियलिस्ट थिंकर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, ये वो थिंकर्स होते हैं जो कि रियलिटी के ग्राउंड से हटकर बात करते हैं, जो कि ऐसी बात करते हैं जिसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा टफ होता है, जिनकी बातें बहुत ज्यादा यूटोपियन होती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी को ध्यान में रखकर उनके आइडियाज नहीं होते हैं, उनको टफ होता है इंप्लीमेंट करना। इनफैक्ट इमेजिन भी कोई कोई कर पाता है। ठीक है। इस तीसरा, इनको एक और कहा जाता है कि वो इनके आइडियाज जो है वो बहुत ज्यादा रेडिकल इन नेचर है। रेडिकल क्यों है नेचर, एक छोटी सी वानगी मैं आपको देता हूं। देखिए, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी दिया। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी देखो, सबसे पहले तो जो रूलिंग क्लास है सबको शादी नहीं करने देंगे, कुछ लोगों को शादी की करने की इजाजत दी जाएगी, और जैसे ही उनके बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए राजा का बच्चा हुआ, उस राजा के बच्चे को हम उससे दूर ले जाएंगे और एक कॉमन पूल में रख देंगे, कम्युनिटी में रख देंगे, जहां बाकी भी बच्चे होंगे। ऐसे से होगा क्या? कहता है ऐसा करने से होगा ये कि राजा को अपने बच्चे का पता नहीं होगा एंड इससे नेपोटिज्म नहीं होगा। नाउ दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम आइडिया कि जहां पर आप रूलिंग क्लास के बच्चों को ही उनसे दूर कर दो। फिर कहते हैं जी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी भी होगा। जो रूलिंग क्लास है, जो सोल्जर क्लास है, इनको कहता है जी हम प्रॉपर्टी रखने ही नहीं देंगे। अब क्या क्या बातें कही है, खैर वो तो आज हम डिस्कस करेंगे, बट आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रेडिकल इनकी बातें जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ आइडियाज की। देखिए, थ्योरी ऑफ आइडियाज में हमें सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई देखो, आपके पास जो पेन है, अगर आप ये कहो कि केवल और केवल वही पेन रियल है, बाकी के जो सारे पेन है वो नकली हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? या जो मेरे पास ये पेन है, मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास जो ये पेन है केवल यही पेन रियल है, बाकी सब पेन जो है वो नकली हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? ये कहते हैं ऐसा नहीं है। देयर आर आइडियाज एंड देन देयर आर मैटर। जो आइडियाज होते हैं, द आइडिया ऑफ पेन दैट इज रियल। क्यों? कहते जी आइडिया ऑफ पेन आज भी है, द आइडिया ऑफ पेन इट वॉज देयर 500 ईयर्स अगो। आइडिया ऑफ पेन 1000 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था। 2000 साल पहले भी यही था कि पेन एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा लिखा जाता है, जिसमें इंक का प्रयोग करके जिसको हम किताब पे लिखते हैं। 500 साल पहले भी ऐसा ही कुछ था, और आज भी है, और आने वाले वर्षों में भी कुछ ऐसा ही होगा। सो आइडिया एक ऐसा हो गया, एक ऐसी चीज हो गया जो डिके नहीं होती।
आइडिया हमेशा रहता है, बट उसकी जो एक मैनिफेस्टेशन है दैट इज इन दिस फॉर्म ऑफ मैटर, ये क्या है, ये डिके हो जाएगी। ये वाला पेन आज है, आज से हो सकता है 1 साल बाद ना हो, डिके हो जाएगा। आपके पास जो पेन है, आज के 1 साल बाद ना हो। तो ये क्या कहते हैं, जो डिके नहीं होता वो आइडिया है, और आइडिया इज रियल। जो डिके हो गया वो मैटर है, दैट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया, राइट। क्योंकि वो डिके हो गया वो अनरियल है। सो क्या कहते हैं, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये जो रियलिटी आप देख रहे हो, जो आप मैनिफेस्टेशन देख रहे हो, मैटर जो देख रहे हो, ये रियलिटी आप इसको बताते हैं। ये कहता है जी जस्ट अ शैडो ऑफ आइडिया है, आइडिया की शैडो है, ये आइडिया की रिफ्लेक्शन है, राइट, आइडिया की छाया है। एंड क्या कहता है, कहता है वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 रियलिटीज, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड द वर्ल्ड ऑफ मैटर। द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज रियल, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ना वही रियल है, एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर जो है वो अनरियल है, वो ट्रांजिएंट है। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज रियल क्यों है, क्योंकि ये कभी डिके नहीं होता। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज डिके नहीं होता इसलिए रियल है, वर्ल्ड ऑफ मैटर डिके हो जाता है इसलिए ट्रांजिएंट है। इसीलिए क्या कहता है, कहता है जी नॉलेज ऑफ आइडियाज इज ओनली ट्रू नॉलेज। क्योंकि आइडियाज डिके नहीं होते। आपने एक बार आइडिया समझ लिया, उसके बाद आप जितने मर्जी पेन बना लो, उसके बाद आप जितने मर्जी मैनिफेस्टेशन कर लो उस आइडिया की, क्योंकि आपने आइडिया की नॉलेज हासिल कर ली। लेकिन अगर आपने एक पेन की नॉलेज हासिल की, राइट, लेट्स से आपने कहा जी यही पेन होता है, तो आप इसी डायमेंशन के पेन बना पाओगे, इसके अलावा और कोई डायमेंशन के पेन नहीं बनाओगे, राइट। एंड बाकी जो होंगे पेन आप उनको नकली करार कर दोगे। तो कहता है जी वो फायदा नहीं, वो रियल नॉलेज हो नहीं सकती। इसीलिए आप एग्जाम्पल भी देते हैं, कहते हैं जी देखो ये सारी हैं क्या, चेयर्स हैं। अब इस चेयर का मालिक ये कहे कि सिर्फ और सिर्फ यही चेयर है, ये बाकी चेयर्स नहीं है, क्या इसमें कोई लॉजिक है? या ये वाली चेयर का मालिक ऐसा कहे, या इनमें से किसी भी चेयर का मालिक कहे कि भाई सिर्फ और सिर्फ मेरी चेयर ही चेयर है, बाकी सब नकली हैं, बाकी सब गलत हैं, चेयर की डायमेंशंस यही हो सकती हैं, क्या इसमें कोई लॉजिक है? कहता नहीं। द आइडिया ऑफ चेयर इज द रियल। द आइडिया ऑफ चेयर क्या होगा कि भाई चेयर एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें बैठने का एक प्लिंथ होता है, 4 उसकी टांगे होती हैं, पीछे उसके कमर को सपोर्ट देने के लिए। कहता है जी ये जो आइडिया है ना, आइडिया ऑफ चेयर इज रियल, द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आइडिया इन द फॉर्म ऑफ दीज चेयर्स, कहता है ये सारी जो चेयर्स में रिफ्लेक्शन है ये अनरियल है। इसीलिए ये बार बार कहते हैं, कहता जी द नॉलेज ऑफ आइडिया इज ओनली ट्रू नॉलेज। आपने एक बार आइडिया की नॉलेज हासिल कर ली, वही सच्चा ज्ञान है, वही ट्रू नॉलेज है, राइट। इसीलिए अब यही चीज को ये लेके जाते हैं आगे, सोल एंड बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं। कहते हैं जी जैसे हमने रियल एंड अनरियल की बात की, जैसे हमने आइडिया एंड उसकी मैनिफेस्टेशन की बात की, मैटर की बात की, वैसे ही कहता हमारी बॉडी में भी है। हमारी जो बॉडी है वो क्या है, वो ट्रांजिएंट है, वो डिके हो जाती है। वो क्या है, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। सो सोल क्या हो गई, परमानेंट है, इट इज एन आइडिया। एंड बॉडी क्या है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल, इट इज मैटर एंड इट इज ट्रांजिएंट, ये डिके हो जाती है। अब क्या कह रहा था, आइडियाज, नॉलेज ऑफ आइडियाज इज ट्रू नॉलेज। तो किस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए, कहता सोल की नॉलेज होनी चाहिए, आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए। अब आत्मा की नॉलेज के लिए बात करते करते ये हमें अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे लेके जाते हैं। कहता जी आत्मा जो है, सोल जो है, एक हर किसी की सोल में इनमें से 3 चीजें होती हैं, तीनों ही चीजें होती हैं, मात्रा अलग अलग हो सकती है। किसी की सोल में रीजन डोमिनेट करेगी, किसी की सोल में करेज ज्यादा होगा, किसी की सोल में एपेटाइट यानी कि भूख ज्यादा होगी। कहता जी सोल इज अ परमानेंट फीचर ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड बॉडी चेंज हो जाती है, वो ग्रो हो जाती है। एंड सोल के बीच में क्या होता है, कहता जी 3 एलिमेंट्स हैं, रीजन, करेज, एपेटाइट। अब कहता है कि किसी सोल में रीजन डोमिनेट करती है, और जिस सोल में रीजन डोमिनेट करेगी वो व्यक्ति ज्यादा लॉजिकल होगा, वो रीजनेबल होगा, वो हर बात के पीछे क्या ढूंढेगा, लॉजिक, रीजन ढूंढेगा। एंड ऐसे लोगों को हम मैन ऑफ गोल्ड कहते हैं। किसी की सोल में करेज डोमिनेट करता है, कहता है जिसकी सोल में करेज डोमिनेट करेगा वो लड़ने को तैयार होगा, वो साहसी होगा, वो दूसरों की रक्षा करने को तैयार होगा, उसे हम मैन ऑफ सिल्वर कहते हैं। तीसरा क्या है, किसी की सोल में कहता है जी एपेटाइट डोमिनेट करेगा,
एपेटाइट डोमिनेट करेगा, उसके अंदर भूख होगी, भूख होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, वो ज्यादा ट्रेड करेगा, पैसा कमाने की उसके अंदर भूख होगी, एंड ऐसे लोगों को हम मैन ऑफ कॉपर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कहता है जी बाय नेचर ही वी आर नॉट इक्वल, वी आर अनइक्वल। क्यों? कहता है जी किसी की सोल में करेज डोमिनेट कर रहा है, किसी की सोल में लॉजिक डोमिनेट कर रहा है, किसी में एपेटाइट। सो बाय नेचर जो है हमारे में इनइक्वालिटी आ गई। सो ही टॉक्स अबाउट नेचुरल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब कहता है जी सोल का क्या फंक्शन होता है? कहता है सोल का फंक्शन होता है हमें गाइड करना। सोल हमें गाइड करती है, उसी हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहता है, अब वही चीज मैंने लिखा है, दैट सोल गाइड्स अस अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अबाउट हाउ द थिंग्स शुड वर्क, अबाउट हाउ शुड वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। कहता है क्योंकि हमारी सोल्स में क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हमारी सोल में या तो करेज डोमिनेट करेगा, या लॉजिक डोमिनेट करेगा, या फिर एपेटाइट डोमिनेट करेगी, एंड सोल हमें गाइड कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जिसकी सोल में करेज ज्यादा होगा, उसकी सोल उसको उस हिसाब से गाइड करेगी, और वो व्यक्ति साहसी हो जाएगा, उसके कॉन्टेक्ट में भी साहस दिखना शुरू हो जाएगा। जिसकी सोल में लॉजिक डोमिनेट कर रहा होगा वो वाइज हो जाएगा, एंड उसकी सोल में क्योंकि वो लॉजिक डोमिनेट कर रहा है तो उसके एक्शंस में भी दिखना शुरू हो जाएगा दैट ही इज लॉजिकल। सो इस तरह से ये कहते हैं, कहते जी एक जस्ट स्टेट। अब फिर आगे इसी को आगे लेके जाते हैं और हमें कहते हैं कि भाई जस्ट स्टेट यानी कि न्याय संगत राज्य कैसा होना चाहिए? कहता न्याय संगत राज्य वही होगा जहां पर जो रूलिंग क्लास है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मैन ऑफ गोल्ड। यानी कि कहता है जी ऐसे व्यक्ति रूलर्स बने जो कि मैन ऑफ गोल्ड है। अब मैन ऑफ गोल्ड कौन है? जिनकी सोल में क्या डोमिनेट करता है? सोल में रीजन डोमिनेट करती है। अगर ऐसे लोग जिनकी सोल में रीजन डोमिनेट करती है, यानी कि जो लोग ज्यादा लॉजिकल हैं, रीजनेबल हैं, दे बिकम द रूलिंग क्लास, दे बिकम द पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, देन दैट स्टेट इज अ जस्ट स्टेट। फिर कहता है जी जस्ट स्टेट के दो और फीचर्स हैं। कहता है जी ऐसे लोग जिनकी सोल में करेज डोमिनेट करता है, दैट इज मैन ऑफ सिल्वर, है ना, दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, दे शुड हैव द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स टू द स्टेट। वो एक जस्ट स्टेट है। एंड तीसरा फीचर क्या होगा जस्ट स्टेट का? ऐसे लोग जिनकी सोल में एपेटाइट डोमिनेट करती है, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, दे शुड बिकम द प्रोड्यूसिंग क्लास। अब हुआ क्या? कहता है जी जिसकी जो नेचुरल एप्टीट्यूड है, जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, उनको हमने यहां पे रोल असाइन कर दिए। किसी की नेचुरल इंक्लिनेशन है कि वो ज्यादा समझदार है, लॉजिकल है, रीजनिंग है, उसे हमने रूलर बना दिया, क्योंकि रूलर का लॉजिकल रीजनेबल होना जरूरी है, उसको समझदार होना जरूरी है। कुछ लोग कहता है जी जिनमें नेचुरली ऐसा है कि वो करेजियस हैं, उन्हें हमने अपने सोल्जर क्लास का हिस्सा बना दिया। क्यों? सोल्जर का करेजियस होना जरूरी है, नहीं तो स्टेट पेरिश हो जाएगी। अगर सोल्जर डरपोक होंगे तो आपको लगता है कि स्टेट चल पाएगी? नहीं चलेगी। कहता है तीसरा क्या है? जिनमें भूख है पैसा कमाने की, नाम आपका प्रोड्यूसर बनने की, उनको हमने क्या बना दिया? उन्हें हमने कह दिया जी आप प्रोडक्शन क्लास में जाओ, ट्रेडर बनो, आप बिजनेस करो, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो ये कहता है जी इसको हम जस्ट स्टेट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? न्याय संगत राज्य कहेंगे। फिर कहता है क्यों? वही जो मैंने आपको बताया कि भाई देखो कि एक सोल में हार्मनी कब आती है? अगर हम इसे यूं देखें, इसे कंपेयर करें, हमने अभी बॉडी की बात की, बॉडी में हमने क्या कहा कि भाई सोल होती है। सोल में क्या होगा? जैसे सोल में होता है कि भाई रीजन है, करेज है, एपेटाइट है। तो कहता है जी नाउ दैट सोल इन विच रीजन डोमिनेट्स इज एट पीस एंड हार्मनी एंड इट अचीव्स एक्सीलेंस। जिस सोल में रीजन होगी, जिस सोल में समझने की शक्ति होगी, जिस सोल में रीजन डोमिनेट करेगी, लॉजिकल होगी, दैट सोल इज एट पीस, दैट सोल इज इन हार्मनी। उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्यों हो रही हैं चीजें, तो उसका जो जो वो सोल होगी ना, वो हार्मनी में होगी। सिमिलरली कहता वो स्टेट जिसमें लॉजिकल लोग डोमिनेट करेंगे, वो स्टेट जिसमें लॉजिक वाले रूलिंग क्लास का हिस्सा बनेंगे, वो स्टेट भी पीस होगी, पीसफुल होगी एंड एट हार्मनी होगी। क्यों? कहता जी स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। अब एक बात बताओ कि मुझे ये ए है और ये ए है,
इनमें डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, राइट, कैपिटल है। कहता जी यही सेम रिलेशन हमारे इंडिविजुअल में है एंड स्टेट में है। जिस प्रकार से इन दोनों में क्या भेद है कि भाई ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, सेम कहता है इंडिविजुअल इज अ स्मॉल लेटर एंड स्टेट इज अ लार्ज लेटर, कैपिटल लेटर। अब कहता है जी अगर एक इंडिविजुअल में हम कह रहे हैं कि वो वाली सोल जिसमें रीजन डोमिनेट करती है, वो इंडिविजुअल जो है क्या है, वो हार्मनी में होता है, एट पीस होता है। सेम गोज विद द स्टेट ऑल्सो, कि स्टेट वही एट पीस होगी, वही एट हार्मनी होगी, वही स्टेट में शांति होगी जहां पर बुद्धिमान लोग, समझदार लोग रूलर्स होंगे। वो स्टेट हार्मनी में नहीं हो सकती जहां पर लालची लोग या करेजियस लोग, ज्यादा करेजियस लोग जो हैं उनको अगर हम रूलर्स बना दें, यानी कि सोल्जर क्लास को अगर हम रूलर बना दें, तो सोल्जर क्लास क्या करेगी, वो लड़ने को तैयार रहेगी, छोटी छोटी प्रोवोकेशन पे भी लड़ने के लिए रेडी हो जाएगी। क्या इससे स्टेट में हार्मनी आ पाएगी, क्या इससे स्टेट में पीस आ पाएगी, कहता नहीं। अगर हम उन लोगों को जिनमें भूख ज्यादा है, एपेटाइट ज्यादा है, उन लोगों को रूलिंग क्लास का हिस्सा बना दें, तो वो लोग क्या करेंगे, करप्शन करेंगे, वो अपना घर भरेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज बनाएंगे। क्या उस स्टेट में हार्मनी आ सकती है, कहता नहीं। पीस आ सकती है, कहता नहीं। तो कौन सी स्टेट में पीस आएगी, कहता जिसमें लॉजिकल रोल लोग जो हैं वो रूलर्स बनेंगे। तो वो चीज यहां कही। फिर कहता है जी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। नाउ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज लिंक्ड टू थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि अभी हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जस्ट स्टेट की जो ये बात कर रहा है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ही है बेसिकली। अब कहता है जी थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज वेरी मच लिंक्ड टू थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हमने कहा कि भाई देखो तीन तरह के लोग हैं, एक वो जिनमें करेज डोमिनेट करता है, एक वो जिनमें लॉजिक डोमिनेट करता है, एक वो जिनमें एपेटाइट डोमिनेट करता है। सवाल खड़ा होता है कि इन तीनों तरह के लोगों को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे कि किसमें क्या डोमिनेट करता है। पहचान करने के बाद उन्हें आप फिल्टर कैसे करोगे, एंड फिल्टर करने के बाद उन्हें उनके फील्ड के लिए ट्रेन कैसे करोगे, उसके लिए इन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, चलिए देखते हैं। राइट, कहता है जी इन अ जस्ट स्टेट एवरीवन इज टू परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एप्टीट्यूड, हमने अभी देखा। नाउ कहता बट हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचुरल एप्टीट्यूड, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे किसमें क्या डोमिनेट करता है। राइट, for this he devised the system of education where after a certain time of study an exam would be conducted and उस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को फिल्टर करते जाओगे। सो बेसिकली इन्होंने 0 से लेकर 50 वर्षों तक का एक टाइम पीरियड रखा एंड उसमें कहा कि भाई आप सबको सबसे पहले तो 20 साल तक सबको इक्वल एजुकेशन दो, 20 साल पे आप पहला एग्जाम लेकर आओ, फिर 30 साल पे आप दूसरा एग्जाम लेकर आओ एंड उसके बाद आप जो है फर्दर इनको पढ़ाओ। सो अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इनका जो फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं जी एजुकेशन सबको देनी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबको एजुकेशन देनी है। एंड सबको जो एजुकेशन आप दे रहे हो वो होलिस्टिक एजुकेशन देनी है। उसमें मिलिट्री एजुकेशन भी आ गई, उसमें लॉजिक रीजनिंग भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, सारा कुछ आप उनको पढ़ाओगे। मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो आप उनको पढ़ाओगे। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हर एक की होनी चाहिए। इनकी जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन दिस थ्योरी। स्टेज 1 में प्राइमरी एजुकेशन आ जाती है विच इज फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 6, 0 to 6 से आपकी जो स्टेज है ये प्राइमरी एजुकेशन की स्टेज है। फिर जो सेकेंड स्टेज है प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या आ जाएगा, उसमें जिम्नास्टिक्स आ गया, जिम्नास्टिक के बाद म्यूजिक आ गया, म्यूजिक के बाद मॉरल स्टोरीज एटसेट्रा, ये सारा कुछ आ गया। फिर जो सेकंड स्टेज इन्होंने बताई वो सेकंड स्टेज में कहते हैं जी सेकेंडरी एजुकेशन की स्टेज है। इसमें भी सबको आप इंक्लूड करोगे। सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 20 ईयर्स तक के लोगों को मिलेगी एंड इसमें मिलिट्री एजुकेशन और बाकी के जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो आ गए। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सबके लिए, यानी कि 0 to 20 ईयर्स तक की जो 2 स्टेजेस हैं वो सबके लिए हैं। अब कहता है जी 20 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचेगा तो उसके लिए पहला एग्जाम होगा। पहला ये जो एग्जाम होगा, इस स्टेज में जो पहला फिल्टर में से कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे। जो पास हो गए वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएंगे और जो यहां से निकल गए, राइट, उनको आप क्या करोगे, उनको आप प्रोड्यूसर क्लास बना दोगे। बिकॉज ये जो पहला एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं दे आर मैन ऑफ एपेटाइट, राइट। सो वो ये हो जाएंगे। ठीक है, सो प्रोड्यूसर क्लास ये वो लोग जिनकी सोल में एपेटाइट, भूख डोमिनेट कर रही। फिर सेकंड
जो स्टेज होगी, आई मीन जो नेक्स्ट स्टेज होगी, थर्ड स्टेज होगी, वो हायर एजुकेशन की स्टेज होगी। एंड ये जो थर्ड स्टेज होगी ये 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र तक चलेगी। एट द एज ऑफ 30 सेकेंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड। ये जो सेकेंड एग्जाम होगा इसमें भी आप कुछ लोग पास हो जाएंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे। इसमें जो फेल हो गए यानी कि एट द एज ऑफ 30 जो लोग फेल हो गए उन्हें आप हटाकर उन्हें आप सोल्जर क्लास का हिस्सा बना दोगे, बिकॉज दीज आर दोज जिनमें करेज डोमिनेट करता है। ये जो 20 से 30 साल की उम्र है इसमें आप क्या पढ़ाओगे, कहता है जी इसमें आप मैथ्स, लिटरेचर एक्सेट्रा ये सारी चीजें पढ़ाओ। एंड ये जो सोल्जर क्लास है, मैन ऑफ करेज, यहां से निकल गए। अब कहता है जो नेक्स्ट स्टेज है यानी कि जो 30 साल में जो सेकंड एग्जाम हुआ उसको जो पास कर गए ये लोग बनेंगे अल्टीमेटली कौन, रूलिंग क्लास का हिस्सा। तो इनको अब क्या करेंगे, अब इनके लिए कहता जी अब 30 साल की उम्र से 50 साल तक ये एक ट्रेनिंग स्टेज शुरू हो गई। नाउ यू आर ट्रेनिंग देम, यू आर आस्किंग देम टू ट्रेन देमसेल्व्स इन एजुकेशन। इनको फर्दर पढ़ाओ 20 साल। 20 साल पढ़ाने के बाद यानी कि जब ये 50 साल के होते जाएंगे तब एक एक करके इनको आप टर्न बाय टर्न रूलर बनने का मौका दो, रूलर बनने का मौका दो। एंड रूलर ये बनेंगे एंड रूल करेंगे। कहते हैं जी 50 साल की उम्र तक अगर ये पढ़ेंगे उसके बाद ये रूलर बनेंगे तो इनसे ज्यादा लॉजिकल एंड रीजनेबल व्यक्ति नहीं हो सकता। एंड दूसरा फिर यहां पे सवाल उठा कि क्या गारंटी है कि भाई ये 50 साल की उम्र के बाद जब रूलर बन जाएंगे तो इनके मन में लालच नहीं होगा आप पावर को हासिल करने का या पावर में हमेशा के लिए बने रहने का या करप्शन का। कहते जी ये मजबूरी में रूलर बनेंगे क्योंकि 50 साल तक पढ़ते पढ़ते इनके मन में पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा रस आ जाएगा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि रूलर बनना इनके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो रूलर बनना सिर्फ इनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई ठीक है तुमने इतनी नॉलेज हासिल कर ली, तुम्हारे में इतनी अक्ल है, चलो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल सेंस में लगा कर आओ, फिर वापस आके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम रूलिंग क्लास की ड्यूटी निभा कर आओ। कहते जी अदरवाइज इनकी जो नेचुरल एप्टीट्यूड है वो क्या है, पढ़ाई की है, नॉलेज की है, सो दे विल नॉट बी लालची इन दैट सेंस। ठीक है, बट देन अगेन एक चीज तो हो गया कि ठीक है आपने कह दिया जी इनके अंदर नेचुरल एप्टीट्यूड क्योंकि पढ़ाई का है तो वो लालची नहीं होंगे, बट इज दैट सफिशिएंट, कहता नहीं। इसके अलावा भी हम यहां पर कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे विच विल एंश्योर कि ये लालची ना बने, ये करप्ट ना बने, ये नेपोटिज्म ना करें। तो उसी के लिए इन्होंने अपनी नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज कम्युनिज्म की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, वो इन्होंने हमें दिया। सो दिस इज अ सेकेंडरी मैकेनिज्म दैट कम्युनिज्म जो इन्होंने की अब हम बात करने वाले हैं, दिस विल बी अ सेकेंडरी मैकेनिज्म टू सेफगार्ड अगेंस्ट करप्शन। प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, एजुकेशन। ठीक है, नाउ इट विल बी only for the family of rulers and soldier class। अब ये जो कम्युनिज्म हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, इट विल ओनली अप्लाई टू रूलर क्लास एंड व्हाट, सोल्जर क्लास। ठीक है जी, नाउ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली है क्या, कहते हैं जी गार्जियन क्लास दैट इज सोल्जर्स एंड रूलर्स, दे विल नॉट बी अलाउड टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। नो फैमिली फॉर गार्जियन क्लास, ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना ही फैमिली होगी। क्यों, कहता है जी फैमिली इज द इविल, फैमिली है तो हम फैमिली की वजह से नेपोटिज्म करते हैं, फैमिली की वजह से हम करप्शन करते हैं। फैमिली अगर ना हो तो कहते जी हमें करप्शन करने का लालच ही नहीं है, हमें ना तो नेपोटिज्म करने की जरूरत है ना करप्शन करने की है। क्या सारी जड़, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही कहता फैमिली है। तो कहते जी ना तो हम उन्हें फैमिली अलाउ करेंगे ना ही हम उन्हें प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे। तो होगा कैसे, सबसे पहले कहता है जी मैरिज पे ही आ जाएगी बात। कहता मैरिज विल बी कंट्रोल्ड, हर एक व्यक्ति जो सोल्जर है या रूलिंग क्लास से आता है सबको मैरिज करने का मौका नहीं मिलेगा। हम देखेंगे हु आर द एबलेस्ट ऑफ मेन एंड एबलेस्ट ऑफ वुमेन, यानी कि सबसे सही एबल मेन कौन से हैं एंड विमेन कौन से हैं, उन लोगों की आपस में शादी कराएंगे ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडिजी यानी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो सकें, समझदार हो सकें, राइट। अब होगा क्या, जैसे ही इन एबलेस्ट मेन एंड विमेन के बच्चे होंगे जो रूलिंग क्लास एंड सोल्जर क्लास से आते हैं, जैसे ही इनके बच्चे होंगे आफ्टर फ्यू मंथ्स इन बच्चों को हम इनसे दूर करके एक कॉमन पूल में रख देंगे, इन्हें पता भी नहीं चलने देंगे कि इनके बच्चे गए कहां, मतलब हैं कौन से। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहता है जी जब बच्चा पता ही नहीं होगा राजा को कि ये 100 बच्चों में से मेरा बेटा कौन है या बेटी कौन है, तो राजा किसके लिए नेपोटिज्म करेगा, राजा किसकी पक्षपात किसके लिए करेगा,
इसका मतलब क्या होगा? कहता जी राजा को अब सब बच्चों को इक्वल ट्रीट करना मजबूरी हो गया। क्यों? कहता पता ही नहीं कौन किसका है कौन किसका नहीं है, सबको बराबर करेगा, क्या पता मेरा ये बच्चा हो, क्या मेरा ये बच्चा हो, क्या पता। तो इसलिए राजा किसी के साथ अनजस्ट हो ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने कहा, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो बी अ लिबरेशन फॉर विमेन एज वेल, एंड इसीलिए कहा जाता है कि भाई एज अ साइड इफेक्ट ओनली, बट इसीलिए कहा जाता है कि ही वॉज फर्स्ट फेमिनिस्ट, ठीक है। नाउ सो एजुकेशन फॉर ऑल एंड ओके, सो फर्स्ट फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उसने एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो मैन है या फिर वुमेन है, उसकी बात की। दूसरा कि बच्चों को, क्योंकि इसने कहा कि भाई बच्चों को थोड़े टाइम के बाद ही आप पेरेंट्स से अलग कर दो, तो इसने इन द वे महिलाओं को क्या किया, महिलाओं को इसने एक तरह से फ्रीडम दे दिया कि ठीक है महिलाओं को फिर बच्चे रखने की जरूरत नहीं है ना ही उनको बड़ा करने की जरूरत है, तो इसलिए इनको फर्स्ट कम्युनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा इनका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में इन्होंने ये कहा था कि देखिए जो रूलिंग क्लास है ना उन्हें हम प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करेंगे। रूलिंग क्लास, फिर सवाल उठा कि जी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप अलाउ नहीं करोगे, ना तो उनके पास गाड़ी होगी, ना घोड़ा होगा, ना कुछ और होगा, फिर वो काम कैसे करेंगे, उनके पास मोटिवेशन क्या है? कहता है जी रूलिंग क्लास जो है, चाहे वो सोल्जर्स हैं चाहे वो रूलर्स हैं, उनके लिए हम इस तरह का सिस्टम डिवाइस करेंगे कि उनकी जरूरतें सारी पूरी करी जाए, लेकिन वो जरूरतों तक ही मामला सीमित रहेगा, उसके बाद नहीं। जैसे कि आपको खाना खाना है, आप किसी भी होटल में घुस जाओ, आप वहां पर सरकार के नाम बिल बनवा के अपने साइन करके आ जाओ, सरकार अपने आप पे कर देगी। आपको कहीं जाना है, आप कोई भी टैक्सी पकड़कर कहीं पे भी चले जाओ, बिल बनेगा, सरकार पे कर देगी। आपको कपड़े लेकर आने, कहीं से भी ले आओ, सरकार अपने आप, राइट। जरूरतें सारी पूरी होंगे, आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूमुलेट करना इज करप्शन, राइट। सो इसलिए इसने कहा कि इन्होंने कि अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। चलिए आखिरी में इनका जो एक कंसेप्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, दैट इज एलिगरी ऑफ केव। अब इसमें इन्होंने एक हमारी इमेजिनेशन को थोड़ा सा इन्होंने परखने की कोशिश की और इमेजिनेशन इग्नाइट करने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि मान लीजिए देर आर सम मैन, कुछ लोग हैं जो कि एक गुफा के अंदर बैठे हैं। अब ये गुफा के अंदर ये जो लोग बैठे हैं ये इस तरह से जंजीरों में बंधे हुए हैं, जंजीरों में, एंड इनकी गर्दन पे भी आप देखिए इस तरह से ये पट्टी बंधी हुई है, ना तो ये इधर देख पा रहे ना इधर देख पा रहे, और बाहर तो ये आ ही नहीं सकते। सालों साल हो गए ये इसी तरह से गुफा के अंदर बंधे बैठे हैं, अंधेरे में बंधे बैठे हैं। अब यहां पर आप ये जो शेडोज देख रहे हैं, जो कि ये लाइट की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है, ये जो गुफा के अंधेरे में बंधे हुए लोग हैं, इनके लिए यही शेडो को ये रियलिटी मानकर बैठे हैं। इनके लिए ये जो शेडो है दिस इज रियलिटी। घोड़े का मतलब क्या है? ये शेडो है, बट वी ऑल्सो नो, आप भी जानते हैं कि दिस इज शेडो, दिस इज नॉट अ रियलिटी। लेकिन जो गुफा में बैठा व्यक्ति है, जो सारी उम्र हो गई जिसको अंधेरे में गुफा में बैठे हुए व्यक्ति को, उसके लिए क्या है? सिर्फ यही रियलिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं आप इस पिक्चर में बताइए कि ये रियल है या ये रियल है, तो आप कहेंगे जी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम रियल मानेंगे क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ये शेडो है। शेडोज आर नॉट रियल, शेडोज अभी हैं, खत्म हो जाएंगी। जैसे ही हमने ये यहां से ये अंधेरा ये रोशनी गायब की, शेडो बंद हो जाएगी। तो क्या होगा कि हम जो है, हमारी कंडीशन कुछ इसी तरह की है, हमारी जो दशा है वो इसी तरह की है। हम रियल मान के बैठे हैं शेडोज को, ये जो पेन का एग्जांपल दिया था, द आइडिया इज रियल, रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आइडिया इज नॉट रियल, दिस शेडो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडिया। अब कहता जब एक व्यक्ति इनमें से उठेगा, बाहर आएगा, बाहर आकर देखेगा कि भाई हम शेडोज को रियल मान के बैठे थे, कितने बेवकूफ थे, बाहर तो दुनिया इतनी सुंदर है। द लाइट ऑफ नॉलेज शुड लेट अस नो कि भाई दुनिया कितनी सुंदर है, हम अपने पुराने डोगमास में अंदर अंधेरे में छुप के बैठे हुए हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ अस ऑल्सो, राइट। हम अपने पुराने नॉर्म्स, रीति रिवाजों में छुप कर बैठे हैं एंड नहीं देखना चाहते कि लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या कहती है, वहां पर हम मार खा जाते हैं। वही हमारी कंडीशन है जो कि इनकी है। तो ये है एलिगरी ऑफ केव। तो ये था जी हमारा आज का लेसन, प्लेटो का लेसन। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।